ओके, तो आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन पढ़ लिया था, क्या होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन? करेक्ट, रूट ऑफ टेंजेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट एक्स1। फिर उसके अंदर में वो पैर ऑफ टेंजेंट से अगर क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आता है, वो सबका प्रॉपर्टी देख लिया था, एंगल, लेंथ, उधर के अंदर के ट्रायंगल का एरिया ये सब। वेरी गुड, बढ़िया है। हाँ, तो अभी हम लोग अब वैसे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन निकालने पे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बाहर पॉइंट दे रखा है तो फाइंड द इक्वेशन, मतलब ऐसा क्वेश्चन करके रखा है, फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू या ड्राइंग फ्रॉम दिस कोई भी पॉइंट बोल दिया x1, y1 टू द सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन का इससे निकालते हैं। हाँ, स्लोप सपोज करते हैं, वेरी गुड। स्लोप सपोज करते हैं हम, पॉइंट तो पता होता है, टेंजेंट होने की कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगला वाला चीज उसी को लेकर है, थोड़ा सा छोटा सा ये एक फॉर्मूला लिख रहे हैं डायरेक्टली, प्रूफ भी नहीं देखेंगे उसका। देखो, पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स to a circle, equation of pair of tangent to a circle s is equal to 0 from an external point x1, y1, x1, y1। तो कुछ ऐसा, ये पॉइंट है लेट्स x1, y1, तो ये एक L1 आएगी, ये दूसरी L2 आएगी ना। हाँ, तो अभी वैसे हमने पढ़ा है कि इसका अगर अलग अलग इक्वेशन निकालना है L1 और L2, तो वो चीज अपने को आता है। कैसे फाइंड करते हैं L1? हाँ, स्लोप m लेके यहाँ से x1, y1 से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। किया है ना वैसे क्वेश्चन, जिसमें वो m स्क्वायर भी आया था, एक बार कट हो गया था। हाँ, m इन्फिनिटी के लिए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो अगर L1 और L2 मुझे अलग अलग निकालना है तो यहाँ से करेंगे। कुछ और चीज चाहिए, जैसे इनके बीच का एंगल, इस पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल, इसका लेंथ, इधर से कोई ट्रायंगल बनाया उसका एरिया, क्वाड्रिलेटरल बनाया उसका सर्कल, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसका कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन बोलने का मतलब, ये अगर POSL है तो POSL का एक इक्वेशन आता है L1 L2 इक्वल टू 0 वाला, 2 डिग्री का। तो ये अगर s इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट x1, y1 है, तो वो सारी प्रोसेस करके ये दोनों लाइंस को अलग से निकाला गया x1, y1 का यूज करके, और फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो बढ़िया सा रिजल्ट आया। या फिर डायरेक्ट भी POSL निकाल सकते हैं, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज। उधर मेहनत नहीं करना अपने को, डायरेक्ट फॉर्मूला आया s इंटू S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, वेयर s क्या है अपना सर्कल का जनरल इक्वेशन, क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो ये वेरिएबल चीज है। नाउ फॉर द पॉइंट x1, y1, s1 का वैल्यू आएगा, राइट, नंबर्स में कुछ आएगा 1 2 3 5 कुछ भी, कितना आएगा? ऐसे ही आएगा। हाँ, t का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो t का भी वैल्यू आएगा ना, कितना आएगा? x x1, हाँ, तो x प्लस x1 वो बाय 2 कट जाएगा, प्लस f इंटू सी को तो कुछ नहीं करते ना। हाँ, तो अब ये वाला एक लाइन के टर्म्स में आएगा, लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5। हाँ, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो लिख सकते हो ये फॉर्मूला। सी का क्या होगा वो भी? ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा पढ़ना है, t इक्वल टू 0, याद करो। तो t फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें x स्क्वायर को क्या लिखते हैं? x इंटू x1, y स्क्वायर को y इंटू y1, x को x प्लस x1 बाय 2, y को कॉन्स्टेंट्स को एज इट इज रखते हैं। यस, नहीं वो समझ में आया, पर अभी इक्वेशन में डालने के बाद वो कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? सी सबका सेम रहेगा ना?
दो इधर भी सी आएगा, इधर भी सी आएगा, तो सी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा। चलो हो गया अभी। चलो ये अगला हेडिंग डालो, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। हाँ ये बहुत पूछा था DPP में। हाँ आया ही नहीं। अब आ रहा है ना। हाँ ठीक है, सिर्फ फैमिली वाला ऐड आ गया। ठीक है। हमें वो ग्रेस मार्क करने चाहिए। डैड कह रहा है। चलो द टास्क, अभी टास्क क्या है अपने पास वैसे, ये कॉर्ड, अरे टास्क है ना कॉर्ड, कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है, कौन है, x1 कॉमा y1। सर्कल का इक्वेशन गिवन है s इक्वल टू 0, तो मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। तो एक तरीका क्या, ये सेंटर पता है, ये मिड पॉइंट पता है, तो ये एंगल कितना होगा, तो क्या इसका स्लोप आ सकता है m1, तो क्या इस लाइन m2 का स्लोप भी आ सकता है, यस। क्या इस लाइन दैट इज कॉर्ड, यही है ना कॉर्ड, क्या कॉर्ड पे पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। हाँ बट यही सब करके एक बढ़िया से स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आया जिसको हम लोग रट्टा मारते हैं, ये सिलेबस में है, t इज इक्वल टू S1। ठीक क्या होता है, हाँ वही वाला जो अभी किया, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 लिखेंगे, वाई स्क्वायर को y इंटू y1 लिखेंगे और वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। यस ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, ये जो आया है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, S1 इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होता है, क्या होता है फिर S1, पावर ऑफ पॉइंट, एक फिक्स नंबर होता है ना। जैसे फॉर छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, t इज इक्वल टू S1 से करना है। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ले लो, है नहीं रे इतना आसान भी नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x 5y 4x क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 40 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, नहीं क्या लिखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल whose midpoint is आसान सा ले लो तुम्हारे लिए, चलो 1,2 जरूर भी ले सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने 1,2 लिया। ये क्या कर रहे हो भाई, कौन सा इक्वेशन, अरे नहीं रे, t इक्वल टू S1 लगाओ। अबे उतना पीछे नहीं है, अब भी की लाना बेटा, ये देखो ये लिखा है, यही है, यही करना है, क्वेश्चन नहीं समझ रहा। अच्छा ये वाले जो ऊपर लिखा था उसमें वो लिखा नहीं क्या तुमने, x1, y1 इज द मिड पॉइंट, भाई लोग लिख लो, इधर लिख लो, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विथ मिड पॉइंट बड़ा काम का है भाई ये मेंस के लिए, x1, y1। चलो मैं ही लिख देता हूँ, ये सर्कल है, मतलब ये पॉइंट x1, y1 ये हुआ क्या मिड पॉइंट, और ये s हुआ क्या, चलो तो t इक्वल टू 0 लिखूं,
तो t इक्वल टू 0 के लिए चलो तुम्हारे लिए एक बार पूरा डिटेल में कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर की जगह पे x1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे प्लस 4 इंटू एक्स प्लस x1 बाय 2 प्लस 5 इंटू वाई प्लस y1 बाय 2 माइनस 40। ये कौन आया मेरा? ये t है। लेकिन ये तो जनरल चीज है ना, x1 y1 में हमारे पास तो नंबर्स गिवन है, तो क्या पॉइंट पुट किया जा सकता है? ये t लिखा है मैंने, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा t का वैल्यू? अब बताओ x प्लस 2y, ये कटेगा ना 2, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5 ब्रैकेट 5 बाई 2 भी है ही, y की जगह पे y प्लस 2 ऐसा हो जाएगा माइनस 40। ये कौन है? ये t है। वैसे अपने को निकालना क्या है? t इज इक्वल टू, तो S1 में लिखे साथ में, तो क्या आएगा S1 बताओ? S1 पता है क्या? तो S1 क्या होता है? x1 स्क्वायर। तो x1 क्या है भाई? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 माइनस 40। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो देखो क्या आएगा। ये x प्लस 2y प्लस 2x, ये 1 था ना, प्लस 2 प्लस 5y बाय 2 प्लस 5, हाँ ये डिवाइड में 2 था, प्लस में इधर भी 2 था, माइनस 40 गया क्या? इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 10, और सिंप्लीफाई हो रहा है 3x 2 2 जा 4 प्लस 5 9y बाई 2 5 प्लस 2 7 इक्वल टू, ये S1 तो नंबर ही आने वाला है। हाँ कितना आया? 19। सही है, तो आंसर आ गया इक्वेशन का 3x प्लस 9y बाई 2 माइनस, चलो इक्वल टू 26। गलत किया, 19 माइनस 7 कितना होता है? 12। बस इतना सही है, आया था, ऐसे ही किया था, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये नोट कर लिया ना सबने? फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट of the chord of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। अब लेकिन इसके तो बहुत सारे मिडिल पॉइंट होंगे ना, तो एक और कंडीशन गिवन रहेगी जिसका यूज करके हमें लोकस निकालना है। अदरवाइज तो कोई भी पॉइंट ले लो सर्कल के अंदर का, मिड पॉइंट किसी न किसी कॉर्ड का तो आ ही जाएगा। हाँ, तो अगली लाइन में वो कंडीशन आ रही है, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। एक कंडीशन होनी चाहिए लोकस निकालने के लिए, तो विच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट a, b, स्मॉल a, b। अच्छा एक हिंट, ये फॉर्मूला इक्वेशन निकालने के लिए हमने यूज किया, ये हमको आना चाहिए, बट इसके साथ साथ में वो ज्योमेट्री भी समझनी चाहिए। जो चीज़ क्वेश्चन में ज़्यादा यूजफुल होगी वो करेंगे। ऐसा नहीं हमें फार्मूला याद है t इक्वल टू S1 हर बार वही लगाना है मिड पॉइंट देख के, ऐसा नहीं होता है। आपको मिड पॉइंट के साथ में अब ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि अगर ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, तो बताओ इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर ऑन द कॉर्ड कहाँ पे आएगा? मिड पॉइंट पे आता है। तो ये एंगल कितना बनता है? 90। वैसे इस क्वेश्चन में क्या जरूरत है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर मिड पॉइंट पे अपने पास एक टाइप के और क्वेश्चन आते हैं,
भाई मिड पॉइंट है, कुछ भी दे रखा है, या लेंथ निकालने के लिए आता है, तो लेंथ निकालने के लिए भी मिड पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। सही है। हाँ कैसे, ये रेडियस अगर है सेंटर की, मिड पॉइंट से डिस्टेंस डी है, तो ये लेंथ निकाली जा सकती है एल। हाँ ये करके भी रखा होगा, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आधा हुआ और फिर उसका डबल कर देंगे। सही है। हाँ तो बाकी सब ठीक है, ये इक्वेशन निकालने की जरूरत पड़ रही है तो अच्छी बात है। जब भी एंगल का या कुछ और ज्योमेट्री चाहिए तो ये 90 डिग्री बड़ा ही काम का है। ठीक है। और वैसे ये कॉर्ड मतलब अभी इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट एवरी सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है मिड पॉइंट के टर्म्स में। ऑलमोस्ट एवरी सेट में आइदर सर्कल से, आइदर पैराबोला, आइदर इलिप्स, आइदर हाइपरबोला, सब में सेम ही फॉर्मूला है, t = S1। ठीक है। ज्योमेट्री सबकी लगभग ऐसी ही है, समझता है। हाँ बाकी सब में 90 डिग्री नहीं आता, सर्कल के केस में वो 90 डिग्री आता है, इसलिए वो 90 डिग्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर दी सर्कल। अभी सॉल्व करो, कहीं भी हो सकता है कॉमा भी, अंदर सर्कल के बाहर कहीं पे भी। उस लाइन पे लाई कर रहा है जो कॉर्ड है, अंदर बाहर कहीं भी है उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कुछ दिया नहीं ना सर्कल के अंदर है या बाहर है, तो मतलब एक क्वेश्चन में उससे इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला। अब कहीं भी ले लो सेम ही आंसर आएगा। क्या बोला है भाई, ये सर्कल है, ये सर्कल था S = 0, इसका सेंटर होगा -g, -f, इस पे कहीं भी एक a, b होगा, तो मिड पॉइंट अगर h, k होगा तो h, k का लोकस चाहिए। लोकस बोलने का मतलब है रिलेशन, तो किसी भी तरीके से लिख दो, रिलेशन आना चाहिए। तो दिख रहा है भाई ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री ही बनाएगी ना हमेशा, मतलब कि इन दोनों को लेके अगर सर्कल बनाए, डायमीटर लेके सर्कल बनाएंगे तो उस पे h, k लाई करेगा क्या। हाँ मतलब इसको डायमीटर लेके जो सर्कल बनेगा वो लोकस होगा किसका, h, k का। भाई ये जो सर्कल बनेगा इसको डायमीटर लेके उसी पे आएगा ना ये। हाँ तो आंसर बस इसको लेके सर्कल लिख दो, तो x - a इंटू x प्लस जी प्लस y माइनस बी इंटू वाई प्लस एफ इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। हाँ हाँ डायमीट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखा है, डायमीटर लेंगे तो सर्कल के ऊपर ही आएगा ना h, k ऑलवेज आएगा। तो डायमीट्रिक फॉर्म में अगर मैं सर्कल का इक्वेशन लिखता हूं तो उसमें h, k x और y होंगे ना, समझ में आ रहा है क्या। डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल याद है क्या होता है। हाँ तो बताओ इसमें x1 y1 और x2 y2 कौन है, गलत। डायमीटर कौन है, नाम दे देता हूं, ओ ए बी, ओ बी इज द डायमीटर ना, तो उसको यूज करके सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हो, यही आएगा क्या। h, k शुड लाई ऑन दैट सर्कल, तो x और y को किससे रिप्लेस करेंगे, और फिर लोकस है तो hk को वापस किससे लिखेंगे, तो यही आंसर आएगा क्या। हाँ तो हो गया। हाँ m1 m2 = -1 किया, डायमेट्रिक फॉर्म भी तो हमने वहीं से निकाला था, m1 m2 = -1 से, तो एक ही बात है। और फिर a और b के साथ इक्वेशन कर दो, स्लोप में लिखा, यही आंसर आया ना। ठीक है फिर। हाँ अगर मान लो ये नहीं क्लिक हो रहा तो भाई m1 m2 -1 तो क्लिक होगा ना। हाँ m1 निकाल सकते हो, m2 भी निकाल सकते हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1, यही चीज डायमेट्रिक फॉर्म में हमने प्रूव भी की थी, राइट। अगला क्वेश्चन, अगर ये नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। भाई ये लाइन का स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना आएगा। हाँ और इसके ऊपर ये a, b था ना, और इधर हाँ तो m1 निकाल सकते हैं, m2 भी निकाल सकते हैं। हाँ तो ये करेंगे तो उससे भी सेम आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। उधर फिर से कॉपी कर लो, हाँ s = 0, वही पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो। कंडीशन बदल रही है, पुराना क्वेश्चन था ना उसमें कंडीशन क्या थी,
passing through the a comma b. Now subtending right angle at a comma b. The chord subtends, लिखो लिखो, पूरा कॉपी किया? अब करो ना फिर जल्दी से, क्या कॉपी करना? तुम्हारी नोटबुक में लिखा है पुराना वाला क्वेश्चन। हाँ, तो कंडीशन जो है वो बोल रहा हूं, आगे का पार्ट, सबटेंडिंग राइट एंगल एट ए कॉमा बी। लास्ट क्वेश्चन में जो था विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी, उसको कट करके इस क्वेश्चन के लिए आ जाएगा विच सबटेंडेड राइट एंगल एट ए कॉमा बी। 90 डिग्री का एंगल बना रही है ए कॉमा बी पे। क्वेश्चन समझ में आया? वेरी गुड। वी शुड ड्रॉ अ रफ डायग्राम, तभी आइडिया लगेगा। लोकस मिड पॉइंट का चाहिए, ए कॉमा बी पे कॉर्ड 90 डिग्री सबटेंड कर रही है। 2 मिनट में आ रहा हूं मैं। है कॉमा बी सर्कमफेरेंस पे किसने बोला भाई? है कॉमा बी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है, तो 2 पॉइंट होंगे जहां पे कट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि होगा ही होगा। जो क्वेश्चन में बोला उसका क्या मतलब हो रहा है अपने पास? हाँ, तो ऐसा अगर कोई सर्कल है, ये कॉर्ड हो गई, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए एच कॉमा के का, बट ये जो कॉर्ड है किसी और पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है, और वो पॉइंट कितना है? ए कॉमा बी। ये कंडीशन है, समझ में आ रहा है? अभी कर सकते हो? तो सर रेडियस निकाल के इक्वेशन ऑफ सर्कल करेक्ट, कर सकते हैं। ये सेंटर तो पता है ना, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये रेडियस भी पता है, लेट्स कैपिटल आर। ये रेडियस भी पता है। अच्छा, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो अगर ये ए और बी लिया, तो ए बी को अगर मैंने डायमीटर लिया, तो ए बी को डायमीटर लेंगे तो वो सर्कल कहां से पास होगा? ए कॉमा बी से ना, होगा ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये मिड पॉइंट अगर एच कॉमा के है और ये लेंथ स्मॉल आर है, तो ये लेंथ भी क्या आएगी? स्मॉल आर। और ये लेंथ कैपिटल आर पता है, ये लेंथ भी पता है, लेकिन स्मॉल आर एक्स्ट्रा है ना, उसको हटाना पड़ेगा। ऐसे ही है। हाँ, तो बताओ अभी क्या कर सकते हैं? ये सब सिचुएशन से लगाओ। ये लेंथ और ये लेंथ सेम है ना आर, इसका सिचुएशन लगाओ। आ गया? करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? बोलो। ठीक है, मैं देखता हूँ यही आ रहा है क्या। तो दिख रहा है ये आर चाहिए मुझे, तो ये आर जो है, अगर मान लो ये पॉइंट पी है, ये मिडिल पॉइंट एम है, तो ये पी एम का वैल्यू आर आएगा, और ये आर ही होगा ए एम का वैल्यू, राइट? तो क्या आर आर आ रहा है, तो पी एम इक्वल टू ए एम में लिख सकता हूं। तो पी एम का वैल्यू कितना? इन दोनों के बीच, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ना, हाँ, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी के होल स्क्वायर का रूट। ये हो गया पीएम का वैल्यू। हाँ, लेकिन इधर का भी तो चाहिए ना, एम। तो वो तो क्या आएगा भाई? पॉइंट नहीं पता है, तो फिर ये लेंथ निकालनी है, कॉर्ड की लेंथ हाफ चाहिए ना। तो बताओ कैसे निकालेंगे? हाँ, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने। तो ये कैपिटल आर मतलब रूट के अंदर में आ जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर हाइपोटेनस हो गया, और ये पॉइंट अगर ओ है तो ओ एम का होल स्क्वायर। ऐसा ही होगा क्या? करेक्ट, निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है क्या इतना? हाँ, तो अभी यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा बताओ? दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, ठीक है ना? हाँ, तो कैपिटल आर स्क्वायर क्या आएगा? यस, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ओ एम स्क्वायर क्या आएगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ना, ये दोनों मतलब ये सेंटर कौन है? यस, तो माइनस जी गोमा माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस एफ माइनस के का
होल स्क्वायर का, अरे स्क्वायर भी करना था तो रूट स्क्वायर कट गए क्या, ये वाले लोग तो कट ही गए ना। तो भाई क्या आया बताओ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस में ये सब जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2gh प्लस एफ स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2fk। बताओ कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कहीं कुछ कैंसिल आउट होने जैसा है। जी स्क्वायर एफ स्क्वायर तो कट रहा है ना कम से कम, और कुछ नहीं कट रहा है, छोड़ दो ऐसे ही। बस h माइनस ए को क्या लिख देंगे, मतलब सॉल्व कर लेना, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2gx माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2fy। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको ओपन करके तो आंसर मिल गया। ऐसा ही किया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखो। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दी यूनिट सर्कल, tangents are drawn to a unit circle centered at origin. Tangents are drawn to a unit circle centered at origin from the every point of the line, from the every point of the line to x plus y equal to 4। ये लिखा ना बोर्ड पे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। देन फिर से बोलू, नहीं ना, सुन लो। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द यूनिट सर्कल centered at origin from the every point of the line to x plus y equal to 4। then पहला क्वेश्चन, chord of contact passes through a fixed point, then chord of contact passes through a fixed point, find that fixed point। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द chord of contact। याद है chord of contact, हाँ, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द chord of contact। तुम लोग को होमवर्क नहीं दिया था क्या सर्कल के नोट्स रिवाइज करने का, हाँ या ना? नहीं, नोट्स के सारे फार्मूलास याद करने के लिए होमवर्क दिया था, दिया हो तो ना अभी तुम जाते काम से। टी इक्वल टू 0 याद नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सारे फार्मूलास पूछूंगा। स्ट्रेट लाइन के भी दिए थे कि नहीं दिए थे, दोनों के पूछूंगा। तो याद होना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन का तो कितने रास्ते हो गए, नहीं हुआ था। अब एक कल लेक्चर नहीं है, परसों नहीं है, मंडे तो होता ही नहीं अपना। हाँ, तो 2-4 दिन बाद लेक्चर होगा ना, तब तक कर लेना। फार्मुलाइज तो रिवाइज करने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, और साथ में सर्कल का मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है, जितना पढ़ लिया उतना, वो बात अलग है। वो तो थोड़ा ही बात है, आधा तो नहीं पढ़ा है। नहीं, केमिस्ट्री भी करो, मुझे इक्वल टाइम चाहिए मैथ्स को, तो इक्वल टाइम तो उतने में हो जाएगा। अब तुम्हारा टाइम ही 2 घंटे सब मिला के, तो क्या होगा 40 मिनट में? 2-3 घंटा एक सब्जेक्ट को दोगे तो इतने में मैथ्स हो जाए क्या भाई? 100 क्वेश्चन होंगे मॉड्यूल में, 6 दिन में 100 क्वेश्चन नहीं होंगे, या 4 दिन मान लो। नहीं, पॉइंट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सारे पॉइंट्स है भाई। लोकस भी निकालना है या फिक्स पॉइंट निकालना है तो एक कांस्टेंट बचेगा ना। तो जैसे फिक्स पॉइंट निकालना है तो L1 प्लस लेमडा L2 टाइप का चीज होना चाहिए। सो लेमडा इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अगर आपने इस लाइन के ऊपर पॉइंट को अल्फा लिया है
तो आपका लेमडा का वैल्यू हो गया अल्फा। देखो ऐसा कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। एक्सिस पे बना भी सकते हैं, मैं बिना एक्सिस के बता देता हूं, ठीक है। ऐसे सर्कल बन रहा है, उसका सेंटर कितना है 0 0, कोई भी एक लाइन देके रखी हुई है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसके किसी भी रेंडम पॉइंट से, अब लोकस निकालने के लिए सेम ज्योमेट्री बार बार हो रही होगी। तो जैसे एक बार यहां से लिखा तो ये कॉर्ड बनी, इधर से आया तो इधर से भी टेंजेंट बनेगी ना, तो ये भी आएगा, इधर से किया तो ये सब कॉमन कॉर्ड्स, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, कहीं से भी। ये ऊपर से भी आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी तो ये भी यहीं से पास होगी। ये पॉइंट चाहिए आपको, समझ में आ रहा है सिचुएशन? हाँ, तो अब उसके लिए एक तरीका जो थोड़ा खराब है, आप कोई भी दो पॉइंट्स अलग अलग निकालो, लाइन के ऊपर में कोई भी दो पॉइंट निकाल लोगे ना, उन दोनों से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन लिख दो, उनका इंटरसेक्शन यही पॉइंट आएगा। हाँ, बट ये अब वैसा नहीं है, अभी वो तो सिर्फ पॉइंट ही पूछा, कुछ और ज्योमेट्री भी पूछी जा सकती है, और एग्जाम में आएगा तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि वो फिक्स पॉइंट बताओ, कुछ और पूछ लेगा, वो अननोन चीज कुछ रहेगा, ताकि आप जुगाड़ करके काम ना कर पाओ, आप प्रॉपर फैमिली ऑफ लाइंस यूज करो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको इस लाइन के ऊपर में एक पॉइंट पुट करना पड़ेगा। अगर गलती से ये फिक्स पॉइंट चाहिए, समझ में आ रहा मैंने जो मेथड बोला वो? हाँ, तब नहीं समझ रहा, फिर से कोशिश करते हैं एक बार। देखो क्या बोला है, इस सर्कल के ऊपर में इस लाइन के ऊपर से कोई पॉइंट है, ये वाला, यहां से टेंजेंट्स बनाई तो ये जो लाइन है ये हुई क्या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसमें किसी को डाउट? इसके दूसरे पॉइंट से भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाई तो ये सर्कल ये ऐसा बनाया टेंजेंट, फिर से ये यहां पे टच कर रहा है तो ये दूसरी भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हुई। दोनों ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे पास हो रहा है, सही है। हाँ, कोई और थर्ड पॉइंट भी लिया होता, ये तो मैंने इस लाइन के ऊपर ए लिया, बी लिया, ये लाइन है इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया सी, यहां से भी तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बना सकते हो ना। हाँ, जिसे यहां से भी तुम टेंजेंट डालोगे तो ऐसे जाएगी, तो ये जो आएगा ऐसा, और रेड जैसा तो दिख रहा है क्या दूर से? दिख रहा है तो बढ़िया है। हाँ, तो ये जो पॉइंट आ रहा है तुम्हारे पास, ये तीनों कॉर्ड पे आया, आपको ये फिक्स पॉइंट निकालना है, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। तब एक तरीका क्या, मैं कोई भी रैंडम पॉइंट सपोज कर लूं, रैंडम नहीं कोई फिक्स पॉइंट, एक दो पॉइंट सपोज कर लिया इस पे लाइन के ऊपर। जैसे लाइन मेरे पास क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4, तो x को 2,0 और ये दोनों पॉइंट ले लिए, दोनों से t इक्वल टू 0 लिख दिया। t इक्वल टू 0 लिखते आता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना। हाँ, वो x इंटू x1 वाला, उन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकाला तो उन दो लाइंस का जो इंटरसेक्शन आएगा बाकी सारी लाइंस का भी सेम ही आएगा ना, फैमिली ऑफ लाइंस, एक कॉमन पॉइंट, ठीक है। बट ये तो हो गया अगर हमें पता है कि ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। बट वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पहले से पता रहे कि वो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है या नहीं हो रही है, हमें वो भी चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अब इस मेथड से करने के लिए फिर और 2-4 लाइन निकालनी पड़ेगी। हमें जब पता ही नहीं है कि वो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है तो हम कैसे बोले कि दो लाइंस का इंटरसेक्शन जो आया बाकी लाइंस का भी सेम आएगा ही आएगा, अलग अलग भी आ सकता है। हाँ, तो फिर आपको जनरल तरीके के पास जाना पड़ेगा। तो अब जनरल तरीके में क्या है, ये फिक्स पॉइंट सपोज नहीं कर रहे हैं हम लोग लाइन के ऊपर का जनरल पॉइंट सपोज कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन नाम का टॉपिक पढ़ा है ना हमने। हाँ, तो तुमको जनरल पॉइंट समझ में आना चाहिए था। वैसे हम लोग लाइन के ऊपर, सर्कल के ऊपर अगर किसी डायरेक्शन में जाने की बातें होती तो पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट सपोज करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन का तो कोई सीन नहीं है। हाँ, तो हम लोग एक्स और वाई के टर्म्स में ही सॉल्व करेंगे। पर अगर मैंने इसका कोई भी एक पॉइंट को अल्फा लिया तो लाइन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू 4 माइनस 2x ही है ना।
तो मैं अल्फा और बीटा क्यों लूं, क्यों फ्री फोगट एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेके आओ, बाद में वापस इक्वेशन का यूज करके उसको हटाना ही पड़ेगा। तो अभी से ही अल्फा के टर्म में ले सकते हैं वाई को, एक ही अननोन बचेगा ना अल्फा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू अल्फा, तो 4 माइनस 2 अल्फा। तो अब डिफरेंट अल्फा के लिए डिफरेंट टेंजेंट्स बनेगी और डिफरेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी, पर सबके लिए इक्वेशन का जो पैटर्न रहेगा t इक्वल टू 0 से ही आएगा। हाँ, तो हम पहले t इक्वल टू 0 लिखते हैं। किस सर्कल के लिए? यूनिट सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे ही है या इक्वल टू 1। तो x इंटू अल्फा प्लस वाई इंटू 4 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। डिफरेंट अल्फा डिफरेंट लाइन, तो ये अल्फा पैरामीटर हो गया क्या? L1 प्लस लेमडा L2, कहानी याद आ रही है? हाँ, बट L1 प्लस लेमडा L2 चाहिए हमको, L1 प्लस लेमडा L2 टाइप की कहानी रिक्वायर्ड है। मतलब एक लाइन के साथ पैरामीटर मल्टीप्लाई में आएगा, दूसरे के साथ नहीं आएगा, तो पैरामीटर को एक ही जगह पे लेके जाना है ना। हाँ, तो ओपन करना पड़ेगा। तो एक्स अल्फा प्लस 4y माइनस 2y इंटू अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऑल टर्म्स विदाउट अल्फा एक जगह पे, ऑल टर्म्स विथ अल्फा एक जगह पे। तो 4y माइनस 1 प्लस एक्स अल्फा माइनस 2y अल्फा इज इक्वल टू, सही है क्या? हाँ, तो ये 4y माइनस 1 प्लस ये अल्फा कॉमन आएगा, तो x माइनस, तो दिख रहा है क्या L1 प्लस लेमडा L2। तो अगर ये L1 प्लस लेमडा L2 है तो क्या अभी इसका फिक्स पॉइंट निकाला जा सकता है? हाँ, इंटरसेक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं 2 फिक्स्ड पॉइंट कौन कौन से है, या 2 लाइंस कौन सी हो गई? 4y माइनस 1, हाँ, दूसरी दिख रही है x माइनस 2y। तो ये 4y माइनस 1 से y का वैल्यू, तो बस x का वैल्यू मिल गया क्या? 1/2, y का वैल्यू 1/4 पुट कर दिया भाई। तो क्या आया फिक्स्ड पॉइंट? हाँ, 1/2 कॉमा 1/4 लिख लो। लोकस आया, फिक्स्ड पॉइंट यही आया। हाँ भाई, ये नोट कर लो, फिर देखते हैं लोकस क्या आ रहा है। ये मेरे पास आंसर, हाँ, सर्कल आया, क्या आया बोलो? अल्फा कहाँ से आया? तो अल्फा तो कोई सा भी रोक है, इन्फिनिट अल्फा है। लोकस में अल्फा क्यों आएगा? क्या क्वेश्चन में गिवन था अल्फा? तो वो ही तो आर्बिट्री कांस्टेंट है जो हटना चाहिए, पैरामीटर। तो अल्फा हटना चाहिए। पहले ये नोट करो, इसको नोट करते करते दिमाग में कुछ आ सकता है अच्छा सा। ये किसी का आया था? नहीं? ओके, ये ऊपर में कुछ था क्या? ये ऊपर वाला कुछ नोट करने का जरूरत है? वो सब समझाने की बातें थी, दिमाग में रहेगी क्या? अभी जो पहला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। फिक्स पॉइंट पता चल गया, वहां पे a कॉमा b था। अभी यहाँ पे कौन आया फिक्स पॉइंट? 1/2 कॉमा 1/4 ना। तो वापस से अगर मैं क्वेश्चन को रीड करूं तो एक सर्कल है, इसका सेंटर है 0 0 और रेडियस कितनी है? 1। तो एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट होगा h कॉमा k, जिसका लोकस चाहिए, बट दैट कॉर्ड इज ऑलवेज पासेस थ्रू दी 1,2। 1,2 किधर है? 1,2 नहीं रहे। हाँ, 1/2 कॉमा इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या ये 90 डिग्री है? तो वापस से इसको डायमीटर लेके सर्कल बनाऊंगा, तो इक्वेशन आएगा ना जिसमें h कॉमा k सर्कल के ऊपर लाई करेगा। पहला क्वेश्चन, तो आंसर डायरेक्ट लिख दो या h k के टर्म में लिखूं? तो x माइनस 0 इंटू x माइनस हाफ प्लस y माइनस 0 इंटू y माइनस 1/4, दैट वैल्यू इज 0। खत्म हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन था, बट उसके लिए उस फिक्स पॉइंट को करेक्ट निकालने की जरूरत है। तो ऐसे क्वेश्चन
अब कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। एक क्वेश्चन पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन रहता है, आप इसको मिनी कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस किए होंगे ना अभी एडवांस के नाम पे, कि नहीं किए? हाथ भी नहीं लगाए रहे है। तो अभी आइडिया तो लग गया होगा एडवांस के पेपर के बाद क्या क्या सॉल्व करने की जरूरत है। हाँ हाँ, आया नहीं पेपर में, प्रैक्टिस तो की थी कि नहीं की थी मॉड्यूल में? स्ट्रेट लाइन का तो वर्कशीट ही बोला था, उसी में है। स्ट्रेट लाइन वाले पे तो था ना, है एडवांस में सब थे उसमें। अभी मिल गया ना, अभी कर लेना, ठीक है? स्ट्रेट लाइन का भी और सर्कल का भी। चलो आगे बढ़े, ये हटाओ। हाँ, हेडिंग डालो डायरेक्टर सर्कल। इसमें कुछ डाउट है किसी को? किसी को नहीं है, बहुत बढ़िया। डायरेक्टर सर्कल पुराना सबने लिख लिया था, ग्रेट। अब डायरेक्टर सर्कल क्या है बेसिकली? फिर से लोकस टाइप का कुछ चीज है, तो डेफिनेशन लिखो फॉर ऑल कर्व है। ये अभी हम सर्कल का इक्वेशन लिखने वाले हैं, डेफिनेशन हमेशा वैलिड है। तो लिखो लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ locus of intersection point of टू मतलब दो वाला टू है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। डायरेक्टर सर्कल हो गया लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो देखो, अगर कोई भी सर्कल है, मैं सेंटर रेडियस फॉर्म में लेता हूं, क्या आएगा? यस, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये अगर सर्कल है तो सेंटर है x1 कमा y1, तो इसकी जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आएगी वो ऐसी होगी। मतलब यहाँ पे एंगल कितना? 90। अच्छा, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी तो आएगी ना, और भी भाई बहुत सारी जगह से आएगी। तो डायरेक्टली दिख रहा है क्या कि इसका लोकस कौन आने वाला है? सर्कल। हाँ, तो अगर ये पॉइंट को h को मत के लिया तो भाई ये दिख रहा है, ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये लेंथ कितनी है? r। ये हाइट कितनी थी? r। तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी? ये r, तो ये वाला। हाँ, तो h, k और x1, y1 के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2r का। तो ये तो सर्कल का इक्वेशन है क्या? बस h और k की जगह पे क्या लिखेंगे? यस, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। यही हो गया हमारे पास डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन। हाँ, तो उसका सेंटर जो था सेम था, रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। बट अब इससे ना कुछ खास चीज भी आती है अपने पास, बोलो। करेक्ट, यस। खैर नोट कर लो ये जल्दी से, पहले फिर बढ़ते हैं आगे। तो डायरेक्टर सर्कल के नाम पे आपको दो चीज याद रखनी है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द ओरिजिनल सर्कल विथ रेडियस √2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडियस में। अगर ऐसा बोला कि ऑल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, then locus of the intersection point of tangents, then it will be line like previous question, उसका उल्टा क्वेश्चन। सर्कल के ऊपर से के लिए कंडीशन है क्या अपने पास? उनके बीच का एंगल। तो अगर एंगल फिक्स है देन यस सर्कल आएगा। कोई और एंगल भी रहा बट फिक्स है तो वो सर्कल आने वाला है।
क्योंकि एंगल फिक्स रहेगा तो डिस्टेंस सेंटर से उसकी फिक्स हो जाएगी, तो फिर हाँ फिर सर्कल आएगी। कुछ और भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। कुछ और बोल दिया कि मेकिंग एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वो कुछ भी दुनियादारी दे दी तो कुछ और आएगा। हाँ, उसकी सब रेडियस ओरिजिनल सर्कल के √2 टाइम्स ऑफ आर ही रहेगा। पर अब इससे बेसिस पे, ये तो लेंथ की बातें थी, एंगल के बारे में भी बड़ी अच्छी चीज़ मिली अपने को। बिकॉज ये वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है तो वही दिख रहा है कि अपने को 90 डिग्री के एंगल की बातें कर रहा है, राइट। तो अब उसको मैं ऐसा भी देख सकता हूं कि सर्कल का टेंजेंट्स, ये दो कोई भी टेंजेंट्स थी तो आड़ भी बनाने का जरूरत नहीं है। अगर दो सर्कल्स के टेंजेंट्स के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, दो सर्कल्स के टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है, दो सर्कल ने, सर्कल की दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो देखो ये सेंटर O है, ये मान लो A है, ये B है। O A B लाइज ऑन अ लाइन, मतलब A इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ OB एंड द सर्कल। तो इफ थीटा इज 90, ठीक है, मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स 90 डिग्री है, देन इस पॉइंट B का डिस्टेंस फ्रॉम O कितना आएगा, √2r। सही है। इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 से 90, तब OB का वैल्यू क्या आएगा, पक्का। कोई और आंसर देना चाहेगा, ग्रेटर देन वाला, सब लेस देन वाला ही दे रहे हैं। अगर थीटा 90 से छोटा है तब थीटा 90 से छोटा है तब तब, ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन हाँ, आएगा। तो पहली बार में क्यों करेक्ट नहीं बोलते हो। सर मैंने ये वाला थीटा अगर ग्रेटर होगा तो लाइंस और दूर जाएगी ना भाई, तब जाके थीटा छोटा होता जाएगा ना। पास में आओगे तो ये और पास में आएगी तो लास्ट में टेंजेंट्स यहाँ पे आएगी तो थीटा बढ़ेगा, और एट द एंड पॉइंट पे यहाँ पे तो थीटा कितना होने वाला है, 180 डिग्री। तो इस बीच के लिए दैट इज अगर डायरेक्टर सर्कल और एक्चुअल सर्कल के बीच वाले रीजन में अगर पॉइंट रहा तो उस एंगल का वैल्यू तो 90 से बड़ा आने वाला है, सही है, और उधर के लिए छोटा। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 है देन OB विल बी ग्रेटर देन √2r। इफ थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा है बट पाई के बीच में है, देन OB क्या आएगा, लेस देन √2r, मीन्स B will lies between the circle and the director circle। कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप ऐसा भी सोच सकते हो, ये जो कॉर्ड है अगर इसको ये वाला पॉइंट से सर्कल बनाया मैंने, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री बना रहा है तो उसके अंदर कितना बनाएगा, हाँ अप टू एंगल ना, ये डायमीटर है ना, डायमीटर इसको लेके अगर सर्कल बनाऊंगा मैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तब इसको डायमीटर लेके सर्कल बनाऊंगा तो यहाँ से पास होगा। अगर वो 90 नहीं है, हाँ ये कॉर्ड है और यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, तो जहाँ पे 90 बनेगा उधर जाएगा ना सर्कल, तो इधर 90 बन रहा है तो अंदर वाले पॉइंट पे एंगल कितना बनाता है, डायमीटर ग्रेटर देन 90 ना। हाँ, तो ये वैसे ही कुछ है कि अगर मैं इस कॉमन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को डायमीटर लेके सर्कल बनाऊंगा तो वो डायमेट्रिक सर्कल होगा, सॉरी डायरेक्टर सर्कल होगा, तो उसके अंदर वाले पॉइंट के लिए एंगल जो आएगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा, ठीक है। अब टेंजेंट्स कुछ भी हो सकती है, ये ऐसे आ गई तो, लेकिन इसको अब डायमीटर लेके बनाया तो ये ऐसा जरूरी थोड़ी यहाँ से जाएगा, ये डायमीटर नहीं, ये डायमीटर होता तब यहाँ से जाता है। हाँ, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को डायमीटर के टर्म से भी हम सोच सकते हैं कि अंदर में वो एंगल 90 से कम होगा कि ज्यादा होगा। दूसरा हमने डायरेक्ट टू डिस्टेंस के टर्म्स में देख लिया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी दिख रहा है, पास में आ रहा है तो थीटा बढ़ेगा। दोनों तरीके आपके दिमाग में होने चाहिए, और तरीके भी हो सकते हैं, हम बात नहीं करेंगे पर अभी। इधर लिखो, कोई कंफ्यूजन दूर दूर तक।
क्वेश्चन करने का जरूरत है क्या इस पे? वही आएगा, थीटा दे दिया तो बताओ रेंज क्या आएगा, करना है? नहीं ना, लिखो फाइंड द रेंज ऑफ ए, फाइंड द रेंज ऑफ ए, फाइंड द रेंज ऑफ ए सच दैट द एंगल थीटा बिटवीन find the range of A if the angle theta between the tangents, find the range of A if the angle theta between the pair of tangents drawn from the point A comma 0 to the circle. हाँ मालूम है, अपन तो तुक्का मार रहे हैं. Drawn from the A comma 0 to the circle x square plus y square equal to 9. X square plus y square equal to 9. A comma 0 lies between pi by 2 to pi. अब देखो मैंने छोटा सा चीज ऊपर वाले में लिखने के लिए छोड़ा था, तुमको वही नहीं समझ रहे? हाँ, ये ओबी जो था, सही बोल रहे हो अभी कोई तो 3 से बड़ा आएगा ना, अरे 20 से अंदर थोड़ी जाएगा, तो ये ओबी का वैल्यू r से तो बड़ा ही आएगा ना, क्या छोटा होगा क्या? चाहो तो यहाँ पे लिख लो r से √2r, इधर लिखो जाके गधो, पता था? तो बताने में शर्म आ रही थी? तो अभी बताओ आंसर, चलो पता है तो अब बताओ. कोई बात नहीं, गलत है. और कोई बताओ, बोलो. गलत है. और कोई? यूनियन की इंटरसेक्शन तो 0 हो गया. हाँ, दोनों साइड आएगा ना. तुमको पॉजिटिव अच्छा लगता है क्या? नेगेटिव से दुश्मनी है? नहीं रखो भाई. तो सेंटर 0 0 है और ये क्या है, रेडियस 3 है. तो ये पता है कि 90 डिग्री कहां पे बनता है? 3√2 पे. तो इधर नहीं बनेगा क्या? लेकिन इधर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -3√2. तो इस रीजन में कहीं पे भी ए आ सकता है क्या? तो ये 0.3 और ये वाला 3√2. तो ए का वैल्यू क्या आ सकता है बताओ? 3 से बड़ा, 3√2 से छोटा, एंड दूसरा वाला -3√2 से बड़ा बट -3 से स्मॉलर. कोऑर्डिनेट है ना A, 0, तो लेंथ थोड़ी ना है, तो दूसरी साइड भी सोचना पड़ेगा. ये पॉइंट क्या है? -3, 0, ये 3√2, 0, ये 3, 0 और ये -3√2, 0. चलो अगला चीज लिखो, कॉमन कॉर्ड. बोल लो. हमने दूसरा केस क्या लिया अभी? नेगेटिव साइड के लिए कोऑर्डिनेट है ना, तो उस साइड में 3√2 डिस्टेंस पे हो सकता है, तो इस साइड भी तो 0 0 से 3√2 डिस्टेंस पे आएगा ना, बट इधर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? माइनस में आएगा ना. तो A, 0 उन्होंने पॉइंट बोला है ना, तो हमें पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट भी देखना पड़ेगा एंड नेगेटिव वाला भी. इसलिए -3√2 से -3 भी एक सेट होगा A का. अभी क्लियर है? हाँ, तभी अगला हेडिंग डालो. कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स. एंगल में आएगा वो. कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स. कॉमन कॉर्ड क्या होगा? अब कॉमन कॉर्ड होने के लिए ऑब्वियसली 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए. सही है? तो अगर मान लो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को A और B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो A और B को मिलाने वाली लाइन, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन कॉर्ड. अब कॉमन कॉर्ड एक लाइन होगी जो A और B से पास होगी, ये कंफर्म है. एंड A और B है क्या? 2 सर्कल S1 = 0 एंड S2 = 0 का इंटरसेक्शन.
तो दो कर्व्स का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ऐसे ही होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे दोनों को सॉल्व किया, दैट इज S1 इज इक्वल टू S2, या ऐसे बोलूँ S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो S1 माइनस S2 आएगा, क्या आएगा? एक लाइन आएगा क्या, जिसपे A और B दोनों लाई करेंगे? चाहो तो लिख भी सकते हो, एक सर्कल का सेंटर अगर माइनस G1 F1 है, माइनस G माइनस F1 C1, इधर का माइनस G2 माइनस F2 और C2 है। तो बताओ S1 माइनस S2 क्या आएगा? S1 क्या आएगा बताओ? S1 बोल के दिखाओ। S1 अबे काय गए, ये यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन का नाम दिया है S1, किसी पॉइंट के लिए X1 नहीं है वो। हाँ, तो x² प्लस 2g1x प्लस इक्वल टू, दूसरा वाला बताओ। इसका नाम लिया है मैंने S1 और इसका नाम लिया है S2। वो सर्कल का नाम लिया है, पावर ऑफ पॉइंट नहीं है। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना? 2 इंटू G2x प्लस 2 प्लस लाइन का इक्वेशन लिखा है क्या? एंड लाइन का इक्वेशन का स्लोप कितना है? माइनस ऑफ G1 माइनस, सही है? वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, ये दोनों सर्कल के सेंटर जो है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का स्लोप कितना आएगा? F1 माइनस F2 बाय, इन दोनों का परपेंडिकुलर का रिलेशन है क्या? तो ये एंगल कितना आने वाला है? 90। अब देखो ये लाइन है, ये कंफर्म हो रहा है क्या? इस पे A है या नहीं है? पॉइंट A लाई करेगा, पॉइंट B लाई करेगा, तो इससे ये कंफर्म हुआ ना, वो कॉर्ड कॉमन कॉर्ड ही हुई। तो कॉमन कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, सही है? किसको? हाँ, वो तो करेगी। अगर सेंटर से 90 डिग्री डालेंगे कॉर्ड पे, तो पता ही है ना अपने को मिड पॉइंट, तो ये ऑब्वियसली मिड पॉइंट तो रहेगा ही कॉर्ड का। सेंटर से लाइन आ रही है भाई मिड पॉइंट पे, सेंटर से कोई लाइन अगर 90 डिग्री पे जाएगी तो इट शुड बी बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट? कोई कंफ्यूजन? तो आपको यहां से याद क्या रखना है? यस, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। बट तुम्हारे साथ दिक्कत है, तुम S1 S2 ही भूल जाओगे। हाँ ना, हाँ, चलो लिख लो, अभी बोलने का नहीं है, अपन ने S1 S2 इसीलिए साइड में लिख के रखा है। बोलो। हाँ, कॉमन टेंजेंट अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, टच कर रहे हैं, हाँ, तो कॉमन कॉर्ड इज दी टेंजेंट, दैट इज S1 माइनस S2 है। इवन बाहर है तब भी S1 माइनस S2 का कुछ यूज है, रेडिकल एक्सिस बोलते हैं उसको। कट कर रहे, टच कर रहे, सब केस में S1 माइनस S2 कुछ ना कुछ है, क्योंकि लाइन तो बनेगी ना, तो पढ़ेंगे, वो भी है अपने पास पढ़ने के लिए, तो ये नोट कर सकते हो। और उसके बाद हेडिंग डालना है एक एंगल बिटवीन द सर्कल्स। 20 मिनट रहे, 20 मिनट में तो अभी बहुत कंसेप्ट पढ़ लोगे। शुरू में बोला था हाँ, आज थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे ना, बोला था ना ऐसा कुछ नहीं बढ़ रहा है क्या? जल्दी नहीं बढ़ रहा, चलो लिखो। क्या बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों कर्व को इक्वली करेंगे ना, दोनों जीरो के इक्वल होते हैं, तो दोनों S1 और S2 भी इक्वल होंगे। हाँ, मतलब तुम पढ़ा दोगे तब आएगा ना टेस्ट में। पढ़ाने के बाद भी कौन सा मार्क्स आता है? अभी एडवांस का हुआ ना, तो ठीक ठाक है। अब 10 मार्क्स 9 मार्क्स आया मैथ्स में, 9 आया ना तुम्हारा?
10 आया तो ठीक ठाक बोलते इसको। 55 में से 10 मार्क्स आया रे। फ्री फोकट के 2-3 क्वेश्चन तो डाल रखे थे। शुरुआत का पहला दूसरा कितना आसान था। लास्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन भी तो इजी था। सेकंड या थर्ड कौन सा था वो? दो तीन लाइन का सॉल्यूशन था एक का। तो किसने डाउट पूछा था मेरे से, मुझे पता चला। चलो लिख लिया। बातचीत मत करो। दो सर्कल है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को, अच्छा जनरल कर्व की बात करते हैं पहले। तो कोई भी दो कर्व है अगर, तो उनके बीच का अगर मुझे एंगल चाहिए तो उनके कॉमन पॉइंट पे जहां पे वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे वहां वाला एंगल चाहिए रहेगा ना। अब ये थीटा से अब एंगल क्या है देखो, अगर मैंने ऐसे लाइंस बनाई तब तो ये आर्क हमेशा सेम रहता है, तो एंगल कहीं पे भी मेजर करे सेम आएगा। बट ये जो सर्कल है इसमें यहां से मेजर करूंगा तो बातें बदल गई, इधर करूंगा तो बदल गई, इधर करूंगा तो अलग आएगा। यहां पे जो सबसे छोटा पॉइंट है दैट इज जहां पे दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर या कट कर रहे हैं, वहां पे जो एंगल आएगा वो अलग आएगा। मुझे वो एंगल चाहिए। समझ में आ रहा है? यहां पे जो आने वाला है, अभी जो बना करके ड्रा करके जो लिख दिया है वो नहीं निकालना है, ये तो बहुत छोटा आएगा ना। तो हमें वहां पे एंगल चाहिए, तो वो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस छोटे से पॉइंट के लिए उसका एंगल, मतलब वहां पे अगर मैं उस सर्कल को फ्लैट समझूं, ये छोटा सा पार्ट ऐसा फ्लैट जैसा आएगा, यहां पर भी ऐसा फ्लैट आएगा, दूसरा वाला भी। तो दोनों सर्कल का बीच का एंगल मतलब ये छोटे से कट के बीच का एंगल। हाँ, और ये मतलब ये टेंजेंट हुई क्या, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल ना। तो ये हो गई T1 T2 मान लो, और ये T1, ये था S2 और ये था, हाँ, तो S2 और S1 के बीच का एंगल, S1 कौन है? सर्कल की पावर सर्कल। तो S1 और S2 के बीच का एंगल मतलब T1 और T2 के बीच का एंगल। हाँ, बट अब T1 और T2 निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, T1 और T2 के बीच का एंगल, तो अपने को T1 और T2 के बीच का कोई भी एंगल चाहिए। मान लो ये आया थीटा, ठीक है, T1 और T2, ये भी थीटा रहेगा ना इधर। हाँ, तो एक तरीका तो क्या है, दोनों के बीच का, दोनों का स्लोप निकाल लो और फिर tan थीटा, कौन सा फॉर्मूला? m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। बट एक और तरीका, ये सर्कल में ना नॉर्मल बड़ा ही अच्छी चीज है, हमेशा कहां से पास होता है? और टेंजेंट के परपेंडिकुलर उसका नॉर्मल आता है क्या? मान लो ये T1 था तो उसका परपेंडिकुलर N1 आएगा, सही है। अच्छा, ये T2 है तो T2 का परपेंडिकुलर N2 आएगा। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये कितना आएगा? यस, पाई माइनस थीटा। ये कितना है एंगल? ये एंगल भी कितना है? तो ये जो दोनों नॉर्मल्स है उनके बीच का एंगल भी कितना आएगा? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 ना। तो ये 90 ये पाई माइनस थीटा, तो ये थीटा ही हुआ क्या? तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स विल बी एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, सही है क्या? और सर्कल का नॉर्मल तो हमेशा कहां से पास होता है? तो मुझे एंगल निकालने के लिए सिर्फ इसकी जरूरत है क्या कि मैं यहां से इधर ऐसा बना दूं। दिखाई दे रहा है ये कलर? नहीं, कुछ लोग मना कर रहे हैं। लाइट कलर और कौन सा दूसरा? अरे अपन ये लोग लेते ना, नहीं रे, ये वाला ना। हाँ, ये दिखाई दे रहा है? ओके, तुम समझ जाओ, फिजिक्स पढ़ लेते तो समझा मैं तो। हाँ, तो ये अगर सेंटर है लेट्स O1 और ये सेंटर है O2, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो आएगा ये रिक्वायर्ड थीटा ही रहेगा क्या? बिकॉज से नॉर्मल होगा ना, और नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर से। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मैं सेंटर से मिलाऊंगा तो नॉर्मल बनेंगे ना। तो उन दोनों नॉर्मल्स के बीच का एंगल, तो ये रेडियस कितनी है?
ये दूसरे वाले को क्या ले लूं, ये डिस्टेंस मान लो d है। तो अब d अगर मुझे पता है तो उस ट्राइंगल को मैं साइड में फिर से बनाता हूं, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक साइड है R1, दूसरा है R2, नीचे है D और मुझे ये एंगल चाहिए थीटा। ये पॉइंट है O1, ये है O2, ये पॉइंट मान लो A था, A। तो ऐसे ट्राइंगल के बीच का एंगल निकालने का कोई तरीका पढ़ा है जिंदगी में? फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स थोड़ी बहुत? हाँ, कोसाइन रूल नाम से कुछ देखा है क्या? हाँ, तो क्या आएगा बताओ? नहीं रूट पे नहीं जाने का। चलो वेक्टर पढ़ा, वेक्टर वो साइन रूल है। हाँ, अरे वेक्टर पढ़ा है। अच्छा हाँ, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो दोनों का रिजल्टेंट, डिफरेंस का रिजल्टेंट डी आ रहा है क्या? दिख रहा है ना, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। तो बेसिकली डी स्क्वायर विल बी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2। तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? कितना? अबे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो दोनों रेडियस का स्क्वायर एडिशन में है, उसमें से सामने दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस में है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ दोनों रेडियस का ही मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये जो थीटा आएगा वो क्या होगा? एंगल बिटवीन द सर्कल्स, ठीक है। अब लेकिन जब भी एंगल आता है अपने पास तब उसके साथ दो स्पेशल केसेस आते हैं। कौन से? अच्छा ये डी क्या है? डी लिख लेने का, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो भाई दो स्पेशल केसेस आते हैं जब भी कभी एंगल की कहानी पढ़ते हैं। बताओ कौन से दो स्पेशल केसेस आते हैं अपने पास? यस, पैरेलल वाले और परपेंडिकुलर वाले। तो पैरेलल वाला तो बेचारे आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस्ट 0 कितना? 1। तो ये उधर गया तो 2R1 R2 आ जाएगा, वो डी स्क्वायर इधर भेजा, तो प्लस माइनस 1 आएगा ना, R1 माइनस R2 का इक्वल टू ऐसा कुछ आ जाएगा, R1 माइनस R2 आ जाएगा। हाँ, या फिर 0 की जगह पे पाई लिखा, 0 और पाई भी तो होता है ना। हाँ, तो प्लस आएगा तो D इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आएगा, और D इज इक्वल टू R1 माइनस R2 या R1 प्लस R2। तो मतलब सर्कल दोनों कैसे हुए? या तो बाहर से टच करेंगे या फिर अंदर से। समझ में आ रहा है क्या? वैसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे दोनों की टेंजेंट सेम आएगी ना, तो सर्कल्स के बीच का एंगल मतलब उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल, हाँ तो वो सेम हो जाएगा, राइट। दूसरी जो कंडीशन है जो काम की है वो है ऑर्थोगोनल वाली। तो अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो थीटा है 90। देखते हैं, इफ थीटा इज, हाँ d इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, थीटा इज 90, देन सर्कल आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ये अपने आप में एक सब टॉपिक काम का है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स का मतलब है एंगल बिटवीन सर्कल्स कितना? इवन कहीं पे भी ऐसा आया दो कर्व्स ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना? तो मैंने बोला लाइन और सर्कल ऑर्थोगोनल है, तो बताओ लाइन कौन से पॉइंट होगी, पास होगी? If a line and circle is orthogonal to each other, then find a point of the circle for the line. सेंटर्स है ना, मतलब और अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। हाँ, बड़ो समझ में आ रहा है कि वो लाइन नॉर्मल होगी। हाँ, वैसे कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑर्थोगोनल के लिए इधर क्या पुट कर दोगे भाई? cos 90 का वैल्यू कितना है? 0। तो ये 2R1 R2 गया क्या? तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू, हाँ तो R1 इक्वल टू R2 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर। तो उसको अगर डायग्राम में अगर मैं देखूंगा, दो डिफरेंट साइज के भी सर्कल्स हो सकता है ऐसा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला R1 लेंथ होता है, ये R2 और ये D, सही है।
तो ये वाला एंगल कितना है 90 अपने पास। हाँ तो R1 स्क्वायर का वैल्यू D1 स्क्वायर और के बराबर आएगा, D स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ऐसा ही आएगा ना। तो अगर यहाँ पे दो सर्कल्स थे ना अपने पास, कौन से, हाँ S1 और S2, तो क्या उनकी सर्कल GFC के टर्म में लिखी जा सकती है, सर्कल सेंटर और रेडियस के टर्म में D और R1 R2 का वैल्यू निकाला जा सकता है। हाँ तो भाई ये वैल्यू अगर सर्कल S1 इक्वल टू 0 था, दूसरा वाला S2 इक्वल टू 0 है, तो बताओ D क्या आएगा, बताओ D स्क्वायर बताओ सीधा। तो G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर का होल रूट कट गया ना, इक्वल टू R1 स्क्वायर बताओ, बताओ G1 स्क्वायर प्लस C1 और R2 भी बता सकते हो। क्या बात है, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, ए कुछ लोग कैंसिल आउट होंगे, सही बात है। तो ओपन करके लिख ले, G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2 G1 G2 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2। अभी पूरा लिखो क्या, अरे भाई G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर ये सब कट गए क्या, नहीं कटे, अबे कट गए ना, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है ना। तो बच्चा क्या वो बताओ, तो ये रट्टा मार के रखनी है, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये हो गई अपने पास कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स। समझा क्या, हाँ नोट करेंगे बट उससे पहले लिखो, अबे उसी में लिखवा रहा हो रहा है, अभी सिर्फ हेडिंग डाला है ना, एंगल बिटवीन दी इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो लिखो एंगल बिटवीन एनी टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स, अबे जो डिस्कस किया वर्ड में वो लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन एनी टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स विल बी, angle between any two intersecting curves will be angle between their tangents at, yes, at the point of intersection. Angle between any intersecting curves will be angle between their tangents at their point of intersection. ठीक है, and angle between the tangents will be equal to the angle between their normals। हाँ सही होगा ना भाई, हाँ ये अपन ने डायग्राम में समझा भी था, करेक्ट। तो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स विल बी एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, एंड फॉर सर्कल नॉर्मल ऑलवेज passes through the center, and for circle the normal always passes through the center. So angle between the two circles will be, so the angle between the two circles will be angle between their radius from point of intersection। तो R1 R2 के बीच का एंगल है ना, समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहे हैं हम लोग, कोई कंफ्यूजन, लिखते जाओ अभी। सो लिखो if theta between the angle, sorry, if theta is the angle between the circles, if theta is the angle between the circles, then
if theta is the angle between the circle, then cos theta equal to ये फार्मूला r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 2r1 r2। डेरिवेशन नहीं भी लिखा तो जान दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेशन के नाम पे है क्या, ये चुटकू ट्रायंगल। ठीक है, हाँ, where d is the distance between the centers, where d is the distance between the centers। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी तक? वेरी गुड। उसके बाद लिखो, कुछ तो लिख लोगे? हाँ, ये दो कंडीशंस लिखने हैं। ये डायग्राम बना लिया, ये बड़ा वाला कोई बना लो रे, एक कट डायग्राम बना लो। ये पीछे वाले बच्चों, ये दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे क्या लिखा है सबको? बस तो फिर नोट कर लेना। ये 5 मिनट बाद या 2-3 मिनट बाद इधर ऐसा स्टार्ट कर देना। इधर का लिखना पड़ेगा ना तुमको। तो आज का क्लास अपना यहीं तक रखे, क्या और पढ़ना है? मजा आया? चलो बढ़िया, अगला लेक्चर लगेगा। हाँ, फैमिली पूरा बाकी है। मतलब अभी देखो आगे का पार्ट मेंस में है नहीं, सीडी में है। सीडी वाला पढ़ना है तो 15 आधे घंटे में हो जाएगा, बाकी फिर टाइम लगेगा। मतलब 2 कॉन्सेप्ट है, फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल्स। अगर एडवांस लेवल का पढ़ेंगे तो पूरा एक लेक्चर लगेगा, और उसमें भी एडवांस लेवल में भी क्वेश्चंस मेंस लेवल तक ही, बस थ्योरी एडवांस लेवल की। मतलब जो जो कॉन्सेप्ट एडवांस में आ रहे हैं वो क्वेश्चन से एडवांस करेंगे तो और 2-3 क्लास जाएगा। ठीक है, नहीं वो क्वेश्चन अभी कर भी नहीं सकते, उसके लिए पहले मेंस वाली चीजें तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी ना। पहले ही थोड़ी ना हायर स्टेज वाले सॉल्व कर सकते हो। हाँ, जो कॉन्सेप्ट है वो सारे हम लोग पढ़ लेंगे। तो उसमें 2 मेजरली चीज बची है अपने पास, फैमिली ऑफ सर्कल्स और रेडिकल एक्सिस। हाँ हाँ, मोड ऑफ R1 माइनस R2 और ये पढ़ के रखा है हमने। 2 सर्कल्स का एक दूसरे को टच करेंगे। इंटरनली टच के लिए R1 माइनस R2, एक्सटर्नली टच के लिए R1 प्लस R2। डायग्राम समझ आ रहा है, लिखना जरूरी है। फिर से बाकी है। अबे क्या बनाने का, उसमें सारी लाइन बना रहे हो क्या? कुछ भी बना है, उसकी लाइन नहीं। और रेडियस काम का बना लेना। समझा है ना क्या है? रट्टा तो नहीं मार रहे हो ना कुछ भी? वेरी गुड। 1 मिनट रुको लेकिन